गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन देखा था, डाइजेशन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन एम्बीबा को देखा था। ठीक है, सो डाइजेशन में क्या होता है ना कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है ताकि वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो जैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, डाइजेशन और ये सारे लिंक्ड है। पहले डाइजेशन होना है फूड का, उसके बाद ही फूड का जब ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्लड में फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है ना कि जो एब्जॉर्ब फूड होते हैं ना उसका क्या होता है कि फर्दर ब्रेकडाउन होता है सेल्स में, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर वो ब्रेकडाउन हो रहा है तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलती है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ना है। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीदिंग आता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड का यूटिलाइजेशन करता है टू गेट द एनर्जी। मतलब क्या कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उस प्रोसेस में हमने जो फूड खाया था उसका ब्रेकडाउन हो गया और पूरी तरह से फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया है ब्लड में। ठीक है, अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड में ऐसे घूमते रहेंगे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, उस एब्जॉर्ब फूड का फर्दर क्या यूटिलाइजेशन है वो हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर जानेंगे। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो एब्जॉर्ब फूड है जो ब्लड के अंदर घूम रहा था वो ब्लड हमारा कहाँ चला जाता है, सेल्स में चला जाता है, और साथ में जाते हैं ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस के द्वारा इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन और वो फूड दोनों मिलकर सेल्स में उसका ब्रेकडाउन होता है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे हमें मिलता है एनर्जी। वो एनर्जी हम लोग अपने काम को करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और कुछ वाटर मिलते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जिसका हम लोग फर्दर यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारा वो क्या होता है कि वेपर के फॉर्म में नोज से बाहर आता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल था रेस्पिरेशन होता क्या है। तो द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन in which carbohydrate is oxidized to produce energy। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब होता है क्या कि जो भी फूड हमने खाया है वो फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, मतलब क्या उस फूड का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और उससे हमें मिलेगी लॉट्स ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यही हमारा रेस्पिरेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना वो एक्चुअली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और एनर्जी भी वहाँ पे स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। एटीपी इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज रिलीज्ड एज पर नीड। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या होता है एक्चुअली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्ज़ाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, डेफिनेटली एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। सो आप लोगों का काम है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप लोग क्या करिए ना कि इस नोट्स को पढ़िए।
ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट। तो जो भी हम लोगों ने फूड को खाया था, एक्चुअली हमने खाया था स्टार्च का पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनल डाइजेशन हो गया ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर चला गया है, ब्लड के अंदर वो घूम रहा है, ठीक है। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है हमारा ब्लड और वो घूम रहा है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, वो हमारे सेल्स के अंदर चले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जा चुके हैं। अब इस ग्लूकोज का होता क्या है सेल के अंदर, तो ग्लूकोज के साइटोप्लाज्म में हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट में, ठीक है। सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पाइरूवेट में, ये पहला स्टेप्स है। एंड हमें ये जानना है कि ग्लूकोज 6 कार्बन एटम है, लेकिन पाइरूवेट है ना 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इतने जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग जानेंगे कि ग्लूकोज हमारा 3 कार्बन एटम्स है, पाइरूवेट हमारा 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप्स था। दूसरा स्टेप्स देखेंगे हम लोग, इसमें है कि फेट ऑफ पाइरूविक एसिड। तो व्हाट इज दिस फेट ऑफ पाइरूविक एसिड, मतलब क्या कि फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूविक एसिड टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब पहला प्रोसेस जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, जिसमें कि ग्लूकोज चला गया है, ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत नहीं है। पहले स्टेप में ग्लूकोज का डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है पाइरूवेट में पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अब जो ये ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट गया साइटोप्लाज्म में, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, वो पाइरूवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और वहाँ पर वो क्या करेगा ना, पाइरूवेट को ही पाइरूविक एसिड करते हैं। तो वो कहते हैं हमारा जो पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा चुका है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन भी जा चुके हैं, जो हम लोगों ने ब्रीदिंग के प्रोसेस के द्वारा इनहेल किया था। तो फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूविक एसिड टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मान लो क्या कि ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया है अगर पाइरूवेट, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर फर्दर ब्रेक डाउन होता है पाइरूविक एसिड का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स, राइट। सो फेट ऑफ पाइरूविक एसिड आप लोग समझ गए। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूविक एसिड टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सो रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट। और इसके अंदर हमारा ब्रीदिंग आ जाता है पहला, और दूसरा हमारा ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो इनसाइड द सेल, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं। तो कुछ बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है, उनको लगता है क्या कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दोनों का प्रोसेस सेम होता है, बट एक्चुअली देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन जो है ना वो ओवरऑल प्रोसेस है, और ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। तो रेस्पिरेशन के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, और दूसरा ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर हमारे सेल में जाता है। जो हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था, मतलब डाइजेशन हुआ था फूड का, वो जो ग्लूकोज बना था डाइजेशन के दौरान, उसका एब्जॉर्प्शन होता था ब्लड में, वो ग्लूकोज भी हमारे सेल्स में गए, वो ऑक्सीजन भी हमारा सेल में गया, और वहाँ पे फर्दर ब्रेकडाउन हुआ सिंपल फूड का। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो ब्रीदिंग ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। तो रेस्पिरेशन के 2 पार्ट है, एक तो ब्रीदिंग और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ वी विल सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द दिस ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब हम लोग एयर को हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं तो किसके द्वारा, नेजल पैसेज के द्वारा। मतलब हमारा यहाँ पे 2 नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से हम लोग क्या करते हैं ना कि उसमें 2 होल है, ठीक है। उसके अंदर हमारा एयर जाता है, ठीक है। अंदर जाना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पैसेज मिलेगा, जहाँ से एयर है ना मूव करता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले एयर गया नॉस्ट्रिल में, उसके अंदर नेसल पैसेज में, फिर वो एयर मूव करते करते चला गया है हमारा कहाँ पे,
फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स जो है ना वो माउथ कैविटी, नेजल कैविटी सबके पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। जो खाली जगह है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। वो फेरिंग्स हमारा नीचे की तरफ आया, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से जस्ट नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को स्टूडेंट्स हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट है लैरिंग्स, ठीक है। ट्रैकिया को हम लोग छोटे क्लास में विंड पाइप बोलते थे, ठीक है। सो हमारे जो ये थोरैसिक कैविटी है एक्चुअली वहाँ पे दो तरह के पाइप गए हैं। एक तो है हमारा विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, जो कि हमारा आगे की तरफ होता है, और इसके पीछे होता है हमारा फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। तो आप लोग पोजीशन समझ गए ट्रैकिया और विंड इसोफेगस का। ट्रैकिया जो है ना वो आगे होता है और हमारा इसोफेगस पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो लैरिंग्स जो है ना वो ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। जो हम लोग आवाज़ जो हमारे मुंह से अंदर से निकल रही है ना वो एक्चुअली लैरिंग्स के वजह से मिल रही है या फिर वॉइस बॉक्स की वजह से मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लैरिंग्स। उसके नीचे हमारा हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐसे सी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। क्यों ये रिंग्स कार्टिलेज का बना है? ताकि वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाए, ठीक है। और ये जो है ना रिंग वो सी शेप का होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बैक साइड में आपको रिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। बैक साइड में रिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि बैक साइड में होता है इसोफेगस। अगर वो रिंग पूरी तरह से गोल गोल रहेगा ना, सर्कुलर होगा ना, तो मतलब क्या कि आपकी इसोफेगस में जो फूड जा रहा है उसका मूवमेंट बहुत मतलब उसके मूवमेंट में दिक्कत होगी। इसलिए नेचर ने इसको सी शेप का ही बनाया है। ये रिंग का बना, कार्टिलेज का बना है, और ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ओके स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई जो है ना वो फर्दर डिवाइड हो जाता है। लेट मी सी 1 मिनट। तो ये जो हमारा ट्रैकिया जो है ना वो हमारा क्या है, डिवाइड हो जाता है फिर से किस में? ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। इसके ब्रांचेज है ट्रैकिया के, एक तो लेफ्ट लंग में जाएगा, दूसरा राइट लंग में जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई है ना ये फर्दर छोटे 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 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स के नीचे आप एक छोटा छोटा आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई बोलते हैं या फिर एल्वियोलर सैक बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिज्म में मैं आपको समझाने जा रही हूँ, हमारा जो ये ट्रैकिया है ना वो डिवाइड हो गया है ब्रोंकाई में, एक लेफ्ट ब्रोंकाई एक राइट ब्रोंकाई, और यहाँ पे हमारे 2 लंग्स होते हैं। सो लंग्स जो है ना वो क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर है जो कि बलून की तरह होता है। जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फूल जाता है बलून की तरह। जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वो अपने प्लेस पे वापस से चला जाता है। नीचे का जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम होता है कि जैसे आप इनहेल करोगे ना तो लंग्स क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रिब आपको दिख रहा है रिंग जैसा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं रिब केज, वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये रिब्स बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ये डायफ्राम जो है ना वो फ्लैट हो जाएगा, और ये हमारा लंग्स जो है ना वो फूल जाएगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को फुलाते हो तो उसको स्पेस देना पड़ता है। तो लंग्स क्या होता है ना कि अच्छे से फूल जाता है, रिब्स बाहर की तरफ, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है। और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो रिब्स अपने प्लेस पे वापस से चला जाता है, लंग्स जो है ना वो फिर से क्या होता है, पिचक जाता है, और डायफ्राम जो है ना वो क्या होता है, डोम शेप का हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डायफ्राम हमारा कैसा है, डोम शेप का है। मतलब ये आदमी क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। जब ये इनहेल करेगा तो ये डोम शेप क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, रिब्स हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, लंग्स हमारा फूल जाएगा। जब ये एक्सहेल करेगा तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम डोम शेप का हो जाएगा, रिब्स हमारा बैकवर्ड चला जाएगा, लंग्स हमारा पिछक जाएगा। सो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता रहता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि हम लोग लगातार ब्रीदिंग का प्रोसेस करते रहते हैं, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं ना तो एयर हमारे नोज से चलाता है ट्रैकिया से लंग्स के अंदर। मतलब क्या कि ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के अंदर एल्वियोलर सैक में जाकर वो
चला जाता है एयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसका मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे दिया है ब्रोंकियोल्स का, ठीक है। ये ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई में मतलब कि फर्दर डिवाइडेड हो गया है, और ये एल्वियोलाई है ना वो सिंगल लेयर का बना होता है, मतलब इसके जो स्किन होते हैं ना वो क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, मतलब सिंगल लेयर का बना था। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो ये एक लेयर का है, मतलब क्या कि यहाँ से अगर आप ऑक्सीजन इस तरफ आता है, जो हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड में चला जाता है। ये जो एल्वियोलाई देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ ब्लड कैपिलरीज ऐसे बिछा हुआ है, तो जैसे ही आप इनहेल करते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन जो कि डिफ्यूज़ करके चले जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन घूम रहा है जो कि हमारा रेस्पिरेशन के दौरान बना था वो डिफ्यूज़ करके आ जाता है एल्वियोलाई में। सो एल्वियोलाई से चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नोज़, और नोज से सराउंडिंग। सो ये प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसे होता है, नोज टू ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू सेल्स, राइट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाता है, सेल्स टू ब्लड, ब्लड टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई टू ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर क्या होता है ट्रैकिया, और उसके बाद नेसल पैसेज से वो नोज के बाहर चला जाता है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होता रहता है, ठीक है। सो मैंने आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझाया, इसको बोलते हैं हम लोगों को, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ओके। अब देखेंगे हम लोग क्या ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बाद क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब होता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना कि जो हम लोगों ने पायरुविक एसिड, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के टूटने से बना था, ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन एटम का बना है, पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन एटम का बना है। सो पायरुविक एसिड जो टूटा था और जो हमारे साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड में बना था, कन्वर्ट हो गया था, अब वो पायरुविक एसिड है ना क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है क्या, एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और साथ साथ हमें मिलती है एनर्जी और साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस प्रोसेस के एंड में, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारे साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। मतलब सपोज यहाँ पे हमारा एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो पहला जो प्रोसेस है ना ग्लूकोज का, ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म होगा, मतलब ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होगा। फर्दर जो सेकेंड प्रोसेस है ना पायरुवेट का टूटना इन द कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ ही एनर्जी का रिलीज होना और वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या कि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला प्रोसेस तो सेम था जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी था, उसमें भी ग्लूकोज है ना साइटोप्लाज्म के अंदर गया, ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, पहला स्टेप इन द साइटोप्लाज्म, बोथ आर सेम फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो दूसरा स्टेप था ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना ऑक्सीजन के साथ पायरुवेट का, और उसका टूटना
इन द टू रिलीज एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता था। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो दूसरा प्रोसेस है ना, वो भी हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है स्टूडेंट, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है इथाइल अल्कोहल, दूसरा बनता है लैक्टिक एसिड। ओके स्टूडेंट, तो क्या होता है ना कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला प्रोसेस पाइरुविक एसिड का बनना इस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और फिर दूसरा प्रोसेस दैट इज पाइरुविक एसिड का फर्दर टूटना टू गिव आइदर इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओनली, ठीक है। सो इथाइल अल्कोहल जो है ना वो यूजुअली फॉर्म होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और ईस्ट जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। लेकिन जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन सम माइक्रोब्स सच एज वेल एज इन मसल सेल्स। ओके, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। देखो, जब हमारे स्कूल में सपोज हमने कुछ होमवर्क नहीं बनाया, ठीक है, तो मैम ने हमें बोला क्या कि सीटअप्स करो, चलो 100 सीटअप्स करो, तो हम लोग सीटअप्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में तो हम लोग सीटअप्स कर लेते हैं 20-30 तक आराम से, ठीक है, 30 तक हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं ना, हम लोग सांस लेने लगते हैं बहुत तेज़ी से। तो ये तेज़ी से सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का तो सफिशिएंट अमाउंट है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट अच्छे से खा के स्कूल हम लोग जाते हैं, राइट। लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि हम लोग है ना फूड को लगातार तोड़े जा रहे हैं, ग्लूकोज को लगातार तोड़े जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में है ना, सो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम लोग इनहेल करने लगते हैं, जो मतलब तेज़ी से, मतलब प्रोसेस, ब्रीदिंग का प्रोसेस बहुत तेज़ होने लगता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का जो डिमांड है ना उसको फुलफिल करना है। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो हमारा पहला जो स्टार्टिंग के 20 और 30 सीटअप्स में हम लोगों ने ग्लूकोज को अच्छे से तोड़ा है, ठीक है, पाइरुवेट में, और पाइरुवेट को तोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो जो पहला स्टेप था उसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, 38 ATP ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, तो हमारा जो एनर्जी है ना उसकी जो वो जो रिलीज हो गया वो कम होने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है ना कि पाइरुवेट जो है ना वो फिर से टूटता है साइटोप्लाज्म में ही इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें रिलीज करता है लैक्टिक एसिड और 2 ATP ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। लेकिन फिर भी हम लोग उस 2 ATP ऑफ एनर्जी से 100 सीटअप्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो रिलीज हुआ है वो हमारे बॉडी के मसल्स में ऐसे डिपॉजिट हो जाता है कहीं पे, फिर हमें बहुत पेन होती है। जब हम लोग घर आते हैं, रात को सोते हैं, तो फिर रात में तो बहुत पेन होती है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर क्या हो गया, जमा हो गया है, और वो बहुत पेन देता है, हमें क्रैम्प आती है। फिर हम लोग 3-4 दिन तक क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ा मसाज करते हैं, फिर वो लैक्टिक एसिड ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर हमारे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, और हमें पेन से रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इंटायर प्रोसेस था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी देख लिया, ठीक है, मसल सेल्स देख लिया, लेकिन हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट को भी देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आप लोगों की मम्मी इडली बनाती होंगी, तो इडली को उन्होंने रात में इडली के बैटर बना दिए, इडली में राइस और उड़द दाल का उन्होंने मिक्स मतलब कि उसको पेस्ट बना के रात भर छोड़ दिया। जब उन्होंने रात भर छोड़ दिया, ठीक है, और उसको ढक देते हैं बर्तन के ऊपर से, ठीक है, बर्तन में उन्होंने पेस्ट डाल दिया है, बैटर डाल दिया है इडली वाला, और उसको उन्होंने कवर कर दिया है। अब वो रात भर में क्या हो गया ना कि ईस्ट जो है ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। वो ईस्ट क्या किया ना कि जो हमारा इडली बैटर है उसमें प्रेजेंट है हमारा ग्लूकोज, ठीक है ना, राइस के पार्ट ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज को उसने तोड़ना स्टार्ट किया ईस्ट ने, तोड़ कर उसको पाइरुवेट में तोड़ा, जो कि पहला स्टेप था, ठीक है, रेस्पिरेशन का। फिर पाइरुविक एसिड को उसने तोड़ा है किसमें, अल्कोहल में, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर एनर्जी में, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड बना है, सो सुबह सुबह जब आपकी मम्मी प्लेट को हटा कर देखती हैं तो आपका बैटर बहुत फूल जाता है। वो इस वजह से फूल जाता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है ना वो
फुल बीच बीच में भरा हुआ है, इसकी वजह से बैटर स्वेल हो गया, फूल गया, ठीक है। और ये जो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बना है, उसकी वजह से इडली का बैटर का स्मेल पंजेंट है, मतलब आपको उसकी स्मेल बहुत पंजेंट लगती है, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी मिला है, वो एनर्जी का यूज़ कर करके इस्ट है ना फर्दर ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को। तो ये प्रोसेस था रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स लाइक ईस्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक फिर से देख लेंगे प्रोसेस को। देखो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो है ना, पहला स्टेप क्या था, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो पाइरूवेट में टूटा है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ठीक है। दूसरा स्टेप पाइरूवेट का इन द ईस्ट में क्या हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया, क्योंकि हम लोगों ने ढक्कन को बंद कर दिया था बर्तन के, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसके वजह से इथाइल अल्कोहल बना, जिसके कारण पंजेंट स्मेल हो गई। इडली बैटर की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, जिसके कारण बैटर हमारा फ्लफी हो गया। एनर्जी जिसको यूज़ कर करके ईस्ट जो है ना वो फिर से मतलब इस प्रोसेस को वापस से दोबारा करेगा, ठीक है। अगर मान लो क्या कि हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी या मसल्स में पढ़ना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि पहला स्टेप जो है ना पाइरूवेट, वो सब में सेम रहेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पाइरूवेट जो है ना वो पहला स्टेप ईस्ट में भी रहेगा, मसल सेल्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, एंड पाइरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। पाइरूवेट का बनना पहला स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, और ये क्या है, ये मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन मसल सेल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लैक में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। फिर पाइरूवेट जो है ना, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प आती है, एनर्जी थोड़ी सी मिलती है, जिसका यूज़ कर करके हम लोग सिटअप्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पाइरूवेट जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन भी और पाइरूवेट भी दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। अब ये दोनों मिलकर फर्दर ब्रेक डाउन किया, कार्बन ऑक्सीजन पाइरूवेट को फर्दर तोड़ा टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, वाटर को हम लोग बॉडी में यूज़ करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एनर्जी को, जो लॉट्स ऑफ एनर्जी मिली है उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को जरूर, आप इस डायग्राम को जरूर से जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे आपको इस टॉपिक से, ये मस्ट है। सो यू शुड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वंस और मतलब नॉट वंस, ट्वाइस और थ्राइस इन योर नोटबुक, ओके। तो देखो पहला स्टेप ग्लूकोज का टूटना पाइरूवेट में, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। मतलब क्या, ग्लूकोज का टूटना साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में। पाइरूवेट क्या है, 3 कार्बन एटम है, ग्लूकोज 6 कार्बन एटम है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना पहला स्टेप तो सब में के लिए सेम था। दूसरा स्टेप, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट को तोड़ा जाए तो बनेगा क्या, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इथेनॉल जो है ना वो हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 2 कार्बन एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये हमारा ईस्ट का एग्जाम्पल है जो हमने इडली बैटर का दिया था, ठीक है। दूसरा, ये जो पाइरूवेट है ना वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है इन द मसल सेल्स, और बनता है हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड हमारा 3 कार्बन का एटम है, राइट। और ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का है, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का होना जरूरी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस सिमिलर सेल्स के अंदर होंगे, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, सेल्स के अंदर। यहाँ पे जो है ना वो हमारा पाइरूवेट टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे स्टूडेंट 38 ATP ऑफ एनर्जी है, जो कि लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इस दोनों केसेस में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्यों होता है पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। क्यों होता है पेन, व्हेन समवन रन्स टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस थ्रॉबिंग पेन इन द लेग मसल। बहुत तेजी से कोई अगर व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसको पेन, बहुत थ्रॉबिंग पेन महसूस होता है उसके लेग मसल्स में। वाई, दिस इज बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स में उसके एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, इस वजह से उसको पेन हो रहा है। मतलब क्या कि, मतलब सीधा सीधी उसके जो लेग के मसल्स है उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो गया है स्टूडेंट्स, राइट। नाउ विल सी हियर, ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल्स इंक्रीजेस। जब हम लोग दौड़ते हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। सो दिस इज कंपेंसेटेड बाय
एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द प्रोसेस। और इसको हम लोग कॉम्पेंसेट करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो इसको कॉम्पेंसेट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से। मतलब क्या कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा पायरुविक एसिड था वो टूट गया और टूट के मिली हमें लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी। सो द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज पेन इन द लेग मसल। द पेन सबसाइड्स आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। धीरे धीरे कुछ समय रेस्ट करने के बाद वो पेन हमारा क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड्स टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजलेस है, हम लोग प्रोसेस थोड़ी करें फोटोसिंथेसिस का जो यूज़ करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपल्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनका अलग अलग वे है ऑक्सीजन को लेने का। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का। हम लोग देखेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच इज यूटिलाइज बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोसेस। देखो हमारा जो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है ना, उसके पास तो इतने सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो हैं ही नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी सिंगल सेल है, उसी में उनको डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन सब कुछ करना है। तो उस सिंगल सेल से वो क्या करते हैं ना कि डिफ्यूजन के थ्रू वो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं। सपोज अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वाटर बॉडी में वो रह रहा है, तो वाटर बॉडी से वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। वाटर मॉलिक्यूल्स में वाटर मतलब जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर है ज़्यादा है, शरीर के अंदर कम है। तो इन दिस केस वाटर का क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, राइट। सो डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच इज यूटिलाइज बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोसेस। ठीक है, इन प्लांट ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट में भी क्या होता है, डिफ्यूजन का ही प्रोसेस होता है ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। जब हम लोग प्लांट पढ़ेंगे ना, मैं आपको उस समय दिखाऊंगी कैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। प्लांट में क्या होते हैं, प्लांट का जो रूट होता है ना, रूट हमेशा सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर धंसा रहता है। और सॉइल में हमने डाला पानी, कुछ वाटर एंड मिनरल्स है जो कि उनको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर से मिलते हैं। तो ये वाटर एंड मिनरल्स मिक्स करके क्या बनाता है, सैप बनाता है, सैप। ठीक है, ये सैप जो है ना वो क्या करता है, रूट के अंदर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि बाहर वाटर बहुत ज़्यादा है, अंदर वाटर बहुत कम है, इसलिए वाटर का मूवमेंट हो गया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। सो इवन प्लांट्स also use utilize the exchange of gases by the process of diffusion, right। अब देखो in complex animals respiratory system does the work of oxygen। ठीक है, मतलब does the job of exchange of gases, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो परफॉर्म करता है ये जॉब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं लाइक फिशेस हैं वो क्या करते हैं ना, तो फिशेस में हमारी तरह लंग्स नहीं होता है। आप जब फिशेस को देखोगे ना तो उसका जो माउथ होता है ना, उसके साइड में जैसे क्या कि आप देखोगे कि जैसे जैसे वो पानी के अंदर रहेगा ना, उसका साइड वाला माउथ का एक पार्ट है ना वो ओपन होता रहता है, और आपको यहाँ पे गिल्स दिखता है, लाल कलर की कंघी की तरह स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स। तो गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फिशेस। फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। तो फिशेस का क्या काम है, जो कि ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व है ना, उसको वो क्या करता है, ले लेता है गिल्स के थ्रू। मतलब क्या, गिल्स में वो ऑक्सीजन वाटर चला गया है और फिर वो वहाँ से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है, ठीक है, और ले लेता है अपने यूज़ के लिए, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है ना कि फिशेस में आप देखोगे बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस होता रहता है, ओपन होता रहता है उनका वो गिल्स, ठीक है। देखो, सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वाटिक इन्वायरमेंट, सो द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वाटिक फिश ऑर्गेनिज्म इज फास्टर। मतलब देखते हो कंटिन्यूअसली वो अपने माउथ को और गिल्स को ऐसे ऐसे करके साइड को ऐसे ओपन करता रहता है, क्योंकि वो प्रोसेस क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में कम है, हाइड्रोजन का ज़्यादा है, इसलिए वो तेज़ी से वो प्रोसेस करता रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिशेस को थोड़े देर के लिए भी बाहर निकालोगे ना, वो क्या होने लगेगा, मर जाएगा, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फुलफिल हो जाता है उनके वाटर बॉडी से, ठीक है।
नेक्स्ट, इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ स्पिरेकल्स एंड ट्रैकियाज विच इज़ यूज फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। तो इंसेक्ट्स के बॉडी में क्या होता है ना, ट्रैकिया होता है और स्पिरेकल्स होते हैं। स्पिरेकल जो है ना, आपको कोई भी इंसेक्ट देखोगे ना, साइड में आपको छोटा सा होल दिखेगा, ठीक है, उसको स्पिरेकल बोलते हैं। उस होल से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और हम उसके अंदर ट्रैकिया बना होता है, तो वो स्पिरेकल से होते हुए ट्रैकिया में चला जाता है और उस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन का यूज़ करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हम लोग ह्यूमन्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, उसमें क्या होता है ना कि हमारा डेवलप्ड होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स डेवलप होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। नाउ, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सो द ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ इन फिशेस। तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं होती है, इसलिए हम लोग नॉर्मली स्लोली आराम से सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिशेस में आप देखोगे कि ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता रहता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करता है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, ओके। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, और ये क्या करता है ना कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि पानी में डिजॉल्व है उसका यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार देखेंगे, ठीक है। वी ऑलरेडी सीन, बट मैं आपको एक बार मतलब एक बार फिर से रीड करके बता देती हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। दीज आर अटैच्ड टू द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। तो लंग्स के अंदर जो है ना वो क्या होता है, ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स होता है, वो बाहर निकल के ट्रैकिया में चला जाता है, और ट्रैकिया फिर है ना हमारे नोज के थ्रू क्या होता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू अटैच्ड हो जाता है। सो फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, नोज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नोस्ट्रिल बोलते हैं। फॉलोइंग द मेन स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोस्ट्रिल्स। दिस देयर आर टू नोस्ट्रिल्स विच कन्वर्ज टू फॉर्म अ नेजल पैसेज। मतलब दो नोज है जो कि कन्वर्ज होकर बनाता है नेजल पैसेज। द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल इज लाइंड बाई हेयर एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस। तो आप अपने नोज को ऐसे करके देखोगे ना मिरर में, तो आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे और चिपचिपा सा सबस्टांस आता दिखेगा, म्यूकस उसको बोलते हैं। इसका रीज़न है स्टूडेंट, जब भी हम लोग एयर को इनहेल करते हैं ना, तो डस्ट पार्टिकल हमारे एयर के साथ चला आता है, तो वो डस्ट पार्टिकल हमारे नोज के अंदर ना चला जाए, इसलिए वो हेयर होता है जो कि डस्ट पार्टिकल को बाहर रोकने का काम करता है। और म्यूकस जो है ना वो भी हमारे डस्ट पार्टिकल को हमारे शरीर के अंदर जाने नहीं देता है। वो म्यूकस जो है ना वो डस्ट पार्टिकल से मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम आउट फ्रॉम आवर इनहेल हेयर। फर्दर एयर इज वार्म्ड अप एंड इट इंटर्स द नजल पैसेज, ठीक है। अब देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है स्टूडेंट्स। देखो, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेजल पैसेज। तो नाक के पीछे का जो पैसेज होता है ना उसको बोलते हैं नेजल पैसेज, ठीक है। माउथ के पीछे का भी पैसेज होता है, उसको बोलते हैं क्या, ओरोफैरिंग्स, ठीक है। तो फैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंजोफैरिंग्स, तीन तरह का स्पेस होता है नोज के पीछे, माउथ के पीछे, लैरिंग्स के पीछे, उसी को हम लोग फैरिंग्स बोलते हैं। फैरिंग्स इज अ खाली स्पेस, ठीक है। सो इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेजल पैसेज। लैरिंग्स क्या होता है, दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है स्टूडेंट्स, पहले ये फैरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ट्रैकिया, इट इज कंपोज ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मैंने आपको सीसेपेट के कार्टिलेज दिखाए थे, ये है ना, क्या होता है कि ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ओके। कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मान लो क्या कि कभी कभी एयर की कमी हो गई तो ट्रैकिया तो कोलैप्स हो जाएगा और आदमी क्या हो जाएगा, मर सकता है। इसलिए ट्रैकिया में सी सेपेड कार्टिलेजिनस रिंग होता है ताकि उसको कोलैप्स होने से बचाए। मैंने आपको बताया कि बैक साइड में वो कार्टिलेजिनस रिंग नहीं रहता है क्योंकि पीछे हमारा क्या है, इसोफेगस है, और वहाँ पे फूड का स्वेलो होने में मुश्किल होगा, इसलिए पीछे साइड में कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ब्रोंकाई। अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया से पेयर ऑफ ब्रोंकाई बाहर आता है विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग। एक एक ब्रोंकस दोनों लंग्स में चला जाता है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, अ ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनटू द लंग्स। तो ब्रोंक्यूल जो है ना वो ब्रोंकाई का ही डिवीजन है। ब्रोंकस
मतलब सिंगल ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मतलब दो, तो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू क्या, ब्रोंकस, और ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो है ना सब ब्रांचेज है लंग्स के अंदर होता है। एल्वियोलाई क्या है, दीज आर एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। द एल्वियोलस इज कंपोज ऑफ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको बता दिया है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, और इसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आता है एल्वियोलाई से, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। एंड इज द प्लेस वेयर द ब्लड कैपिलरीज ओपन। ठीक है, एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वहाँ से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन चलाता है एल्वियोलाई में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चला आता है एल्वियोलाई में। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एल्वियोलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, मतलब ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर जाना, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर आना। ठीक है, ये प्रोसेस होता रहता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल। ठीक है, और ये ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्यों होता है, प्रेशर का डिफरेंस होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द ब्लड। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ होता है मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे पास हो रहा है एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाएगा एयर, फिर नेजल पैसेज में, फिर नेजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर कहाँ जाएगा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है। अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार फिर से देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ नेजल कैविटी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, फेरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स, उसके नीचे ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ना वो डिवाइडेड हो गया किसमें, ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं पहले वाले दो पार्ट को, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, जो ब्रोंकाई है ना दो तीन छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है उसको सेकेंडरी। फिर फर्दर वो ब्रांचेस ऑफ द ट्री की तरह होता है स्टूडेंट्स, उससे जो सेकेंडरी ब्रोंकस है वो फर्दर टूट जाते हैं टर्शियरी ब्रोंकस में, और फिर वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे लास्ट में जो होता है ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। आप यहाँ पे एक डायफ्राम देख सकते हो जो कि डोम सेपेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप देखो कैसे एल्वियोलाई के आसपास कितने सारे ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है ना, ताकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, हम लोग ये ह्यूमन हार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, पल्मोनरी वेन क्या होता है। हार्ट से जो आर्टरी लंग्स में जाता है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और हार्ट लंग्स से जो वेन हार्ट के अंदर जाता है उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट से लंग के अंदर, और पल्मोनरी वेन में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है। नॉर्मली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, और लंग्स से हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जो कि ऑलरेडी प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट में जाता है ताकि हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई किया जा सके। अब देख लो एक बार ब्रीदिंग मैकेनिज्म को फिर से, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म, द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टैलिस मसल। ठीक है, डायफ्राम और फिर कुछ इंटरकोस्टैलिस मसल के थ्रू ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है ना वो होता है। द डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द थोरैसिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है डायफ्राम। ठीक है, ये डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। डायफ्राम के ऊपर हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायफ्राम के नीचे क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर इज इनहेल्ड। तो डायफ्राम जब नीचे की तरफ ऐसे फ्लैट हो जाता है ना, डाउन हो जाता है मुंह, तो लंग्स क्या हो जाता है, फूल जाता है और अंदर एयर चला जाता है। व्हेन द डायफ्राम मूव्स अप, और डायफ्राम जब ऊपर की तरफ मूव हो जाता है मतलब डोम शेप का हो जाता है, तो लंग्स हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, एंड एयर क्या होते हैं, हेल्ड हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल एंटायर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम लोगों ने ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखा है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सो आप हमारे चैनल पे बने रहिए स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात मैं कहने वाली हूँ कि एवरी डे यह हमारा वीडियो 8 बजे के करीब आ जाएगा रात में। सो आप लोग सब if you want to see the channel you can open it at 8 o'clock in the night, right। कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कोई सजेशन हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय।